सो हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पढ़ो ऑनलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आरआरबी ने एनटीपीसी जो पॉपुलर कैटेगरी होती है उसके फॉर्म फिल करने की डेट स्टार्ट कर दी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट हैं, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, कितनी फीस है, कितने आरआरबी में कितनी वैकेंसी है और इसी तरह की इस वैकेंसी से भर्ती से रिलेटेड जितनी भी ज़रूरी जानकारी है वो सब हम इस वीडियो में देखने और समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले तो आपको डेट्स का ध्यान में रखना है कि जो डेट्स हैं कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे और कब तक आप फिल कर सकते हैं। तो इसका जो एडवर्टाइज है वो पब्लिश हुआ था आरआरबी की वेबसाइट पर, वो 13 सितंबर को पब्लिश हो गया था और आज से यानी कि 14 सितंबर 2024 से इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाने स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 13 अक्टूबर 2024 रखी गई है। उसके बाद जो फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट डेट इज 13 अक्टूबर 2024 है, उसकी जो डेट रखी गई है वो 14 अक्टूबर 2024 से 15 अक्टूबर 2024 रखी गई है। 2 दिन एक्स्ट्रा फीस जमा करने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको कंप्लीट डिटेल्स के साथ फॉर्म 13 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म फिल कर लेना है और जो फीस है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 2 दिन मिल जाते हैं। अगर किसी कारण से आपने 13 अक्टूबर तक फीस जमा नहीं करी गई है तो आपको 2 दिन एक्स्ट्रा फीस जमा करने के लिए मिल जाते हैं। अगर मान लीजिए फॉर्म भरते वक्त आपसे कोई गलती हो गई थी और अगर आप उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको मॉडिफिकेशन फीस भी पे करनी पड़ेगी। तो उसकी जो डेट है वो 16 अक्टूबर 2024 से 25 अक्टूबर 2024 रखी गई है। तो सबसे पहले टोटल वैकेंसीज देख लेते हैं, क्या सैलरी मिलती है और एज क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर जो नेम ऑफ द पोस्ट हैं उसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन सब की वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। तो लेवल इन 7 सीपीसी अकॉर्डिंग इसका जो लेवल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनकी जो इनिशियल पे है रुपीज़ में वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड किस कैटेगरी में क्या चाहिए वो मेडिकल स्टैंडर्ड आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर एज की बात करें तो जो नॉर्मल एज है वो इसमें 18 से 33, 18 से 33 इस तरीके से यहाँ पर दी हुई है, जिसके अंदर अपर एज में रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर एज एप्लीकेबल है, यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्स ड्यू टू कोविड सभी कैटेगरीज में दिया हुआ है। तो जो नई एज क्राइटेरिया है वो 18 से 36 साल के उम्र के कैंडिडेट इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी में उम्र का जो रियायत दी जाती है वो सभी पर एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज दिखा रखी हैं। अगर हम चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की बात करें तो जो टीटी बोलते हैं जिसको वो 1736 हो जाएगा, स्टेशन मास्टर 994 है, गुड्स ट्रेन मैनेजर 3144 है और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 1507 है और यहाँ पर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है वो 732 यहाँ पर है। तो इस तरीके से जो टोटल पोस्ट हो जाती हैं वो 8113 यहाँ पर टोटल पोस्टों के लिए ये फॉर्म भरा जा रहा है। तो ये जो एज है वो एप्लीकेबल है। इसके बाद जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग भी एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आपको किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना चाहिए और आपकी जो उम्र है वो 18 से 36 के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा जो 3 इयर्स जो रिलैक्सेशन इसके अंदर दिया गया है वो ड्यू टू कोविड दिया गया है। वैसे जो उम्र होती है वो 18 से 33 होती है, कोविड की वजह से 3 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया हुआ है। तो उसके बाद जो रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं वैसे एज ग्रुप 18 से 36 है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो डेट ऑफ बर्थ की जो लिमिट है वो 1989 तक है, 2 जनवरी 1989 तक है। ओबीसी के लिए 2 जनवरी 1986 है, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 2 जनवरी 1984 है और लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट लेटर देन फॉर ऑल कम्युनिटी कैटेगरीज, जो कम से कम जो उम्र है वो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 2007 के बाद आप पैदा हुए होने चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको ग्रेजुएट होना रिक्वायर है। किसी भी स्ट्रीम में अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है और आपने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री की हुई है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
ऐसे स्टूडेंट जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, फाइनल एग्जामिनेशन का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और उनके पास मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अभी तक नहीं है, उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस फॉर्म को अप्लाई करते वक्त आपकी जो डिग्री है वो क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस जो रखी गई है वो ₹500 है फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरीज। तो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट के लिए जो फीस है वो ₹500 है। इसमें से जो ₹500 होते हैं, इसमें से ₹400 रिफंड हो जाते हैं। अगर आप फर्स्ट स्टेज सीबीटी में अपीयर होते हैं, बैठते हैं, तब आपको ₹400 रिफंड हो जाएंगे और ₹100 आपके डिडक्ट रहेंगे। तो एक तरीके से इसकी जो फीस है वो ₹100 होती है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट एग्जामिनेशन देने नहीं जाते हैं, तो इस वजह से इनिशियल लेवल पर आपको ₹500 जमा कराने हैं और आप फर्स्ट स्टेज में एग्जामिनेशन दे देंगे तो आपको केवल ₹100 फीस लगेगी और 400 आपके बैंक खाते में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और जो रिजर्वेशन के जो कैंडिडेट हैं जिनके पास रिजर्व कैटेगरी है, एससी एसटी हो गया, पीडब्ल्यूडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, ये सारी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ₹250 यहाँ पर डिपॉजिट करने हैं। यहाँ पर ₹250 जो आप फिल कर रहे हैं रिजर्व कैटेगरी वाले, वो सब आपको वापस हो जाते हैं। अगर आपने फर्स्ट स्टेज सीबीटी में बैठ गए, एग्जामिनेशन दे दिया, तो आपको ये आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। सिर्फ यहाँ से बैंक चार्ज इनके द्वारा काट लिया जाएगा और बाकी के पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें जो आपको ध्यान में रखना है, तो कैंडिडेट्स आपको ध्यान में रखना है कि आपके लिए क्लोजिंग डेट तक आपके पास रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स जो फाइनल रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास खुद का एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए, जो कि आपको पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस तक आपके पास होना चाहिए। बीच में भी आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू ओनली वन आरआरबी, तो आप एक ही आरआरबी में अप्लाई कर सकते हैं, आप एक से ज़्यादा आरआरबी में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने एक से ज़्यादा आरआरबी में अप्लाई कर दिया तो उसकी वजह से आपका फॉर्म एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो अगर आप इसकी कोशिश भी करेंगे एक से ज़्यादा आरआरबी में अप्लाई करने की, किसी भी तरीके का गलत इस्तेमाल करके एक से ज़्यादा आरआरबी में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो आपको डिस्क्वालीफाई या डिपार्टमेंट भी हमेशा के लिए किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक आरआरबी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये इंश्योर करना है कि आप मेडिकल स्टैंडर्ड्स पर फिट बैठते हैं। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो भी कैटेगरी दे रखी है, जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। आप किसी भी स्टेज में एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज करने की कोई भी अपील आपकी नहीं मानी जाएगी। आपको ध्यान में रखना है कि आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। आपको प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट, इसके अंदर ऑप्शन दिया जाएगा, वहां पर आपको प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट चूज करना है। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे तो उसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको आपका रिजल्ट आने के बाद पोस्ट दी जाएंगी। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त सही तरीके से अपनी पोस्ट का प्रेफरेंस वहां पर डालें। एससी एसटी के कैंडिडेट्स हैं उनको फ्री स्लीपर क्लास टिकट दिया जाएगा जब उनका एग्जामिनेशन की डेट होगी। तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, एससी एसटी कैंडिडेट हैं जो फ्री ट्रैवल अथॉरिटी लेना चाहते हैं, तो उनको यस पे इंडिकेट करना पड़ेगा एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते वक्त, और उनको अपना वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। यहाँ पर ईबीसी का मतलब है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। उनकी फैमिली इनकम यहाँ पर 50,000 मानी गई है। तो जो ईबीसी के कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट होते हैं जिनकी आय 50,000 से कम होती है, उनको ईबीसी में रखा जाता है। और कैंडिडेट्स कई बार ईबीसी और ईडब्ल्यूएस में क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो ईबीसी है वो ओबीसी से कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ईबीसी और ओबीसी सेम नहीं है, ना ही ईडब्ल्यूएस सेम है। ईबीसी कैंडिडेट वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फी कंसेशन के लिए एलिजिबल हैं, उनको किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो ईबीसी के कैटेगरी हैं, अगर उनकी 50,000 या 50,000 कम से यहाँ पर आय है तो वो ईबीसी कैटेगरी में आते हैं। उनको फॉर्म फिल करने में फीस में रियायत दी जाती है, उनको जॉब में किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एग्जामिनेशन फीस नहीं भर पाएंगे या जिनकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगी, तो उनके सभी के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और अगर उन्होंने फ़ी भी पे कर दी और एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है तो जो जमा की हुई फीस है वो भी रिफंड नहीं की जाएगी।
तो अब आपको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको आरआरबी की जो वेबसाइट है, जो सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट है, वहाँ पर rrbapply.gov.in पर आपको लॉगिन करना है। वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो न्यू रजिस्ट्रेशन का, एक ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन का। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर आगे प्रोसीड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको आरआरबी चूज़ करना है। आरआरबी चूज़ करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाएगा और आगे आप प्रोसीड कर जाएंगे। अगर आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जहां पर आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपकी बेसिक डिटेल्स फिल कर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इस फॉर्म को फिल करते वक्त आपको आधार वेरिफिकेशन भी कराना है। तो इसके लिए अगर आपकी आधार में अगर डिटेल्स गलत हैं, जो आपकी 10th क्लास से मैच नहीं कर रही हैं, तो सबसे पहले आप अपने आधार की जो डिटेल्स हैं उनको करेक्ट करा लीजिए। तो इसलिए अप्लाई करते वक्त आपको इस पर जाना है, आरआरबी अप्लाई जो सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट है, वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है, या फिर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर वहाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं। तो जो ऐसे नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, उनको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और जो पहले कर चुके हैं उनको दोबारा अकाउंट क्रिएट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको बेसिक डिटेल्स आरआरबी चूज करने के बाद आपको बेसिक डिटेल्स हैं जो फॉर्म के अंदर पूछी गई हैं वो आपको फिल करनी है। उसके बाद फोटोग्राफ फिल करना है, तो वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसका जो साइज है 20 KB से 50 KB के बीच का होना चाहिए। सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, जिसका जो साइज है वो 10 KB से 40 KB के बीच में होना चाहिए। SC/ST सर्टिफिकेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको कंसेशन के लिए अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, जिसका साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए और जो भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको फॉर्म के अंदर आपकी डिटेल्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको फिल करनी है कि आपने कहाँ से डिग्री की और आपके कितने मार्क्स आए और कब की। उसके बाद आपको चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन लैंग्वेज, जो भी आप अपनी भाषा रखना चाहते हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए, वो आपको चूज करनी है। इसके बाद आरआरबी क्या करेगा, जब भी आपने आरआरबी सिलेक्ट कर ली है तो आपको उस आरआरबी के लिए प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा, और कंप्लीट करने के बाद आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। किसी भी सूरत में आप आरआरबी को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने जो एक बार आरआरबी चूज कर ली तो आप उसके बाद उसको बदल नहीं सकते। इसके अंदर आपको आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी फिल करनी है, तो आपकी जो बैंक पासबुक है उसकी जो डिटेल्स हैं वो भी अपने पास रखनी है फॉर्म फिल करते वक्त, जिसमें आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म का अमाउंट रिफंड होगा, वो सारी डिटेल्स उसके अंदर डालनी है। फॉर्म के अंदर ही आपको आपकी जो पोस्ट की जो प्रायोरिटी है, प्रेफरेंसेस हैं, वो सब आपको इसके अंदर देने होंगे। तो उसको भी एक बार आप देख लें कि किस पोस्ट को किस प्रायोरिटी पर आप रखना चाह रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन है कि आपको शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाएगा। तो ये जो एग्जामिनेशन है वो 2 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाएगा। तो स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, CBAT। यहाँ पर इसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट स्टेशन मास्टर के लिए लिया जाएगा। उसके अलावा टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इनके लिए लिया जाएगा। फॉर गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, यहाँ पर भी 2 स्टेज CBT होगा, फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ वेरियस स्टेजेस। आरआरबी क्या करेगा कि जिन्होंने फर्स्ट स्टेज यहाँ पर क्लियर कर ली है, तो फर्स्ट स्टेज करने में क्लियर होने वाले स्टूडेंट्स को सेकंड स्टेज के लिए CBT के लिए बुलाया जाएगा। तो हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग 15 टाइम्स स्टूडेंट्स को जिन्होंने स्टेज 1 में एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, उनके 15 गुना विद्यार्थियों को स्टेज सेकंड के लिए उनकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एंड टाइपिंग स्किल्स के लिए। वो यहाँ पर 8 टाइम्स जो वैकेंसीज हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट इन सेकंड स्टेज CBT। अगर यहाँ पर आपने फर्स्ट स्टेज CBT क्वालिफाई कर लिया है, शॉर्टलिस्ट कर लिया है, और आपने अपनी अपनी कैटेगरी में इसको क्वालिफाई किया है, तो उनको आगे के प्रोसेस में आपकी अपनी अपनी कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग है, हर इनकरेक्ट आंसर के लिए 1/3 का डिडक्शन मार्क्स का यहाँ पर किया जाएगा। फर्स्ट स्टेज की जो मार्किंग स्कीम है और सिलेबस है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो होगा वहाँ पर उसका एग्जामिनेशन का जो टाइम है वो 90 मिनट दिए जाएंगे आपको, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस आएंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर आपको जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो फर्स्ट स्टेज का जो टेस्ट है, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो एग्जामिनेशन है उसकी जो ड्यूरेशन है
वो टोटल 120 मिनट्स यहाँ पर रखी गई है। और इसके अंदर मैंने बताया नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो फर्स्ट स्टेज सीबीटी केवल स्क्रीनिंग नेचर का है, और जो क्वेश्चन पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स के लिए जो होना चाहिए उस तरह का इसका लेवल आएगा। और उसके बाद इस फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। नॉर्मलाइज करके मार्क्स आपको अलॉट करके आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सेकेंड स्टेज के लिए। और जो स्टूडेंट सेकेंड स्टेज सीबीटी के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे उनको रिजर्वेशन उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलेगा। जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूसी कंटिन्यू कंसीडर ओनली अंगेस्ट, उनकी खुद की कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही उनको सेकंड स्टेज के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। तो यहाँ पर 3 पार्ट हो गए। मैथमेटिक्स का ये सिलेबस यहाँ पर दे रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो, सिंपल, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक, प्रॉफिट लॉस, ये सब आपको पढ़ने हैं। सेकंड यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, उसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन हैं, जंबलिंग, सिलोगिज्म, डिसीजन मेकिंग। और यहाँ पर जो थर्ड है वो जनरल अवेयरनेस है, जिसके अंदर करंट इवेंट्स, नेशनल, इंटरनेशनल, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर आ जाएंगे जो हर एग्जामिनेशन में बेसिक टॉपिक्स होते हैं, वो आप यहाँ पर डिटेल में देख लेना। उसके अलावा जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज, अनरिजर्व कैटेगरी में आपको कम से कम 40% नंबर यहाँ पर लाने होंगे। ईडब्ल्यूएस में भी 40% मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में यहाँ पर 30% मार्क्स आपको लाने होंगे। एससी कैटेगरी 30%, एसटी 25%। और ये जो मार्क्स हैं रिलैक्स्ड बाय 2 मार्क्स फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को, मैं इनको 2 मार्क्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सेकंड स्टेज सीबीटी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो 15 टाइम्स होंगे अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। हर कैटेगरी में आपने जिस भी कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो उस कैटेगरी की वैकेंसीज के अकॉर्डिंग 15 गुना स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फर्स्ट स्टेज सीबीटी के बाद। तो इस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो है ड्यूरेशन इन मिनट्स इज 90 मिनट्स का ये एग्जामिनेशन होगा। उसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन सभी की 1 नंबर की मार्किंग होगी। तो जनरल अवेयरनेस यहाँ पर 50 मार्क्स है, मैथमेटिक्स 35 है, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यहाँ पर 35 मार्क्स है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं 120 मार्क्स। तो 120 मिनट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 यहाँ पर डिटेक्ट किया जाएगा। और जो सिलेबस है वो मैथमेटिक्स हो गया, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया, और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस हो गया। तो वही लगभग वही सिलेबस है जो प्री का जो फर्स्ट स्टेज का जो सिलेबस है वही सेकंड स्टेज का सिलेबस है। तो आप यहाँ पर इसको देख लेना डिटेल्स में, पॉज कर वीडियो को। उसके बाद जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि किस कैटेगरी में कितने चाहिए, फिर भी आप इसको देखना चाहें तो पॉज कर देख सकते हैं। उसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो सब यहाँ पर दी हुई है, जिसके अंदर इंग्लिश के अंदर और 25 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पर आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इंग्लिश के अंदर आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और हिंदी के अंदर 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो एक बार जो हमने बात करी है उसको मैं समराइज कर देता हूँ कि किस पोस्ट के लिए आपको कितनी स्टेज यहाँ पर देनी पड़ेंगी। अगर हम बात करें गुड्स ट्रेन मैनेजर की तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज होगी, सेकंड स्टेज होगी, यहाँ पर कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहाँ पर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, और इसके लिए आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट भी देना होगा। नेक्स्ट है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, तो यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेज होगी, सेकंड स्टेज होगी, और यहाँ पर टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होगा। उसके बाद चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है। उसके बाद यहाँ पर किसी भी तरह का स्किल टेस्ट नहीं होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर स्टेशन मास्टर की तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज होगी, सेकंड स्टेज होगी, और उसके बाद इसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट स्टेशन मास्टर के लिए देना है। तो दो पोस्ट को छोड़कर जो कि गुड्स ट्रेन मैनेजर, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, उसके अलावा जो बची हुई 3 पोस्ट है उनके लिए आपको स्किल टेस्ट भी यहाँ पर देना होगा। जब आपकी ये सारी स्टेज क्लियर हो जाएंगी तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। अगर आप इन सब में क्वालिफाई कर जाते हैं तभी आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए कंसीडर कर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर हम वैकेंसीज की बात कर रहे हैं कि किस आरआरबी में कितनी वैकेंसीज हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आरआरबी अहमदाबाद 516, आरआरबी अजमेर 132, बेंगलुरु 496, भोपाल 155, भुवनेश्वर 758, बिलासपुर 649, चंडीगढ़ 410, चेन्नई 436, गोरखपुर 129,
गुवाहाटी 516, जम्मू श्रीनगर 145, कोलकाता 1382, मालदा 198, मुंबई 827, मुजफ्फरपुर 12, प्रयागराज 227, पटना 1111, रांची 322, सिकंदराबाद 478, सिलीगुड़ी 40 और त्रिवेंद्रपुरम में 174 हैं। और टोटल हम बात करें तो यहाँ पर 8113 टोटल पोस्ट हैं। आप अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग पॉज कर देख लेना और जिसमें भी आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं उसमें फॉर्म फिल कर देना। अगर आपको मेरे से कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट कर मुझसे पूछ लेना, मैं आपकी क्वेरीज को जवाब देने की कोशिश करूँगा। ये सब डिटेल्स ऑफ आरआरबी है, जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है उनकी इंडिविजुअल वेबसाइट यहाँ से देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं। तो आपसे जाते जाते रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर आपको आने वाली वैकेंसीज़ का अपडेट मिलता रहेगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।